ओके गाइस, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 5 डेटा हैंडलिंग। तो डेटा हैंडलिंग में अपन अलग अलग डेटा को अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। तो डेटा अभी तक अपने पास जो भी होता था उसको अपन जनरली नंबर में रिप्रेजेंट करते थे, बट डेटा को रिप्रेजेंट करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो उनमें से कुछ मेथड्स अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ऐसा करते क्यों हैं? ऐसा करने से फ़ायदा ये होता है कि डेटा का रिप्रेजेंटेशन क्लियर हो जाता है, उसके ऊपर एनालिसिस थोड़ा सा ईजी एंड फास्ट हो जाता है। छोटी क्लास में अपन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, तो एक बार जो भी सारे टाइप के डेटा रिप्रेजेंट करने के मेथड्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला मेथड है पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ में क्या होता है कि डेटा को एक पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, गाड़ी की एक पिक्चर 100 कार्स को रिप्रेजेंट करती है। 1 सिंबल स्टैंड्स फॉर 100 कार, ये आपको बता दिया स्टार्टिंग में ही। अब आप देखिए, जुलाई मंथ के लिए मैंने 2 तो कंप्लीट कार बना रखी हैं और एक थोड़ी सी आधी कार बना रखी है। तो 2 कंप्लीट कार, एक कार 100 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो 2 कार 200 को रिप्रेजेंट करेगी, और नेक्स्ट जो है हाफ है, यानी 100 का 50। तो टोटल कितना हो गया? 250। उसी तरह से अगस्त में 3 कार्स मैंने बना रखी है, यानी 300 कार्स हो गई, और सितंबर में 4 कार्स मैंने बना रखी है, यानी 400 कार्स हो गई। ये एक डेटा है किसी कंपनी के कार प्रोडक्शन का। तो आपसे नीचे पूछा है हाउ मेनी कार्स वर प्रोड्यूस्ड इन मंथ ऑफ जुलाई, आप बोल देंगे 250। सेकंड में इन विच मंथ वर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस, तो आप देखेंगे सितंबर में सबसे ज़्यादा कार प्रोड्यूस हुई थी। तो इस तरह से जो डेटा रिप्रेजेंट किया जाता है उसको अपन कहते हैं पिक्टोग्राफ। जो सेकंड मेथड आता है वो है बार ग्राफ। बार ग्राफ में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन एक्स एंड वाई एक्सेस पे डिस्प्ले की जाती है। एक्स एक्सेस पे आप क्या डिस्प्ले कर रहे हैं वो आप मेंशन करते हैं, वाई एक्सेस पे आप क्या डिस्प्ले कर रहे हैं वो आप मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8। वाई एक्सेस पे यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट किया गया है क्लास 8 के। अब एक्स एक्सेस पे क्या रिप्रेजेंट किया है? ईयर, यानी कौन सी ईयर में कितने स्टूडेंट थे 8th क्लास में, ये किसी स्कूल का डेटा है, ठीक है। तो लेट्स सी। अब ग्राफ से आप क्लियरली देख सकते हैं, देखिए 2003-2004 वाले सेशन में टोटल 100 स्टूडेंट्स थे, क्योंकि इस बार ग्राफ की जो हाइट है वो 100 तक जा रही है। तो इस तरह से अगर मैं यहाँ पे लाइन बनाता हूँ और ये 100 को मीट हो रही है, दैट मीन्स 100 स्टूडेंट्स थे। उसी तरह से 2004-2005 में 200 स्टूडेंट्स थे। तो इस तरह से हर एक ईयर का आपको डेटा रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। नीचे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, ट्राई करते हैं उनको आंसर करने का। व्हाट इज़ द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय बार ग्राफ? इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है? तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है एवरी ईयर इन क्लास 8, ये इन्फॉर्मेशन मुझे गिवन है। अब सेकंड में पूछा इन विच ईयर द इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम, तो सबसे ज़्यादा इंक्रीज कौन से ईयर में हुआ था? तो देखिए, सबसे ज़्यादा इंक्रीज जो मुझे दिख रहा है वो यहाँ पे दिख रहा है। अगर इन दोनों हाइट को अगर मैं कंपेयर करूँ तो ये जो बीच वाला एरिया है ये इंक्रीज़ है पिछले ईयर के कंपेरिजन में। तो सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ जो हुआ था वो 2004 में हुआ था। अब उसके बाद थर्ड में इन विच ईयर द नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम, सबसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स कौन सी ईयर में थे? तो आप क्लियरली देख सकते हैं 2007-2008 में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स थे। और फोर्थ में पूछा स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग 2005-06 इज़ ट्वाइस दैट ऑफ 2003-04। तो देखिए 2003-04 में 100 थे, 2005-06 में आप देखेंगे यहाँ से एक लाइन बनाइए स्ट्रेट और इधर ज्वाइन कर दीजिए, 250 थे। तो ट्वाइस नहीं थे, ट्वाइस होते तो 200 होते, ठीक है। 100 का ट्वाइस 200, बट यहाँ पे क्या है 250 है, तो ये है फॉल्स। ओके, ये तो था बार ग्राफ। अब आता है डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ में क्या होता है, 2 बार्स बनाए जाते हैं किसी एक इन्फॉर्मेशन के लिए। किस तरह से, एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, अगर मुझे कंपेयर करना है कि पिछले साल वाले जो बैच था मेरा, ठीक है, वो अच्छा था कि इस साल वाला बैच वो अच्छा है, तो मैं कैसे कंपेयर करूँगा? मैं पिछले साल वाले स्टूडेंट्स के मार्क्स कंपेयर करूँगा और इस साल वाले स्टूडेंट्स के मार्क्स कंपेयर करूँगा। तो देखिए, वाई एक्सेस पे तो मैंने क्या बना दिया, मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स, और एक्स एक्सेस पे क्योंकि मुझे 2 ईयर का डेटा कंपेयर करना है, 2005-06 और 2006-07, तो दोनों का बार मैं एक ही जगह बनाऊंगा, क्योंकि अगर एक के साइड में एक बार होगा तो मैं क्लियरली देख के बड़े इजीली कंपेयर करके बता सकता हूँ। तो जो 2005-06 वाला जो बार था उसको तो मैंने वाइट कलर से रिप्रेजेंट किया, और 2006-07 वाला जो बार था उसको मैंने ग्रे कलर से रिप्रेजेंट किया। तो अब देखिए, मैंने मैथ सब्जेक्ट के मार्क्स उठाए, तो मैथ सब्जेक्ट के जो मार्क्स थे वो कितने थे 2005-06 में? वो थे 30, बट 2006-07 में वो कितने थे? वो थे 60। तो मैं क्लियरली देख सकता हूँ 2006-07 में मैथ्स में काफ़ी अच्छा स्कोर रहा मेरा। उसी तरीके से सोशल साइंस में, फिर साइंस में, फिर इंग्लिश में, फिर हिंदी में। हिंदी में आप देखिए
2005-06 में और 2006-07 में सेम ही थे, क्योंकि दोनों बार की हाइट सेम है। तो देखिए नीचे क्या क्या पूछा है, कोशिश करते हैं उनके आंसर करने का। व्हाट इज़ द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय डबल बार? तो आप क्या मेंशन करेंगे, वी आर गिवन द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट इन 2005-06 एंड 2006-07। क्लियर है, ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे गिवन है। सेकंड में, इन विच सब्जेक्ट हैज़ द परफॉर्मेंस इम्प्रूव द मोस्ट? तो देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट किस में हुआ, आप क्लियरली देख सकते हैं मैथ्स में सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ। ओके, अब थर्ड पार्ट में देखिए, थर्ड पार्ट में आपसे पूछ रहा है कि किस सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस डिक्रीज़ हुई है। तो इंग्लिश में देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं परफॉर्मेंस डिक्रीज़ हुई है। अब फोर्थ में पूछा है इन विच सब्जेक्ट इज़ द परफॉर्मेंस एट पार? तो हिंदी में जो परफॉर्मेंस थी वो की वही है। तो इस तरह से अपन बार ग्राफ को देख के इन सब क्वेश्चंस का आंसर बड़े इजीली कर सकते हैं। ओके, अपना अगला टॉपिक है ऑर्गेनाइजिंग द डेटा। तो छोटी क्लास में, क्लास 7th में, जहाँ पे डेटा हैंडलिंग ये चैप्टर था, वहाँ पे अपन ने टैली मार्क्स के थ्रू डेटा को ऑर्गेनाइज करना सीखा था। तो कुछ इस तरह का अपना टेबल बनता था, अगर आप लोगों को याद है, जो भी डेटा होता था उसके अगेंस्ट में लाइंस बनाता चला जाता था, और जब 4 का बंडल कंप्लीट हो जाता था तो 5वें के लिए मैं इस तरह से लाइन को काट देता था, और फिर इन सबको टोटल करके मैं इधर लिख देता था, और फिर इसकी हेल्प से मैं अपना बार ग्राफ बनाता था। अब हायर क्लासेस में अपन क्या सीखेंगे, डेटा को ग्रुप करना। ये इस टाइप का जो डेटा था क्लास 7th वाला, वो था अनग्रुप डेटा। अब जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन ग्रुप डेटा। अब ग्रुप डेटा में क्या होता है, लेट्स सी। देखिए यहाँ पे मेरे पास कुछ डेटा गिवन है, मेरे को 60 स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन है मैथ्स के। तो मुझे इनको अरेंज करना है, एक ग्रुप डेटा बनाना है। तो ग्रुप डेटा बनाने के लिए मैंने क्या किया, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इस तरह से ग्रुप्स बना लिए। 0 to 10 मतलब ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके 0 से 10 के बीच में नंबर आए हैं। 10 to 20 मतलब ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके 10 to 20 के बीच में नंबर आए हैं, एंड सो ऑन। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजिंग पार्ट ये है कि आप देखेंगे मार्क्स टोटल 50 में से हैं, तो 50 to 60 का क्या रोल है यहाँ पे। अगर मार्क्स 50 में से हैं तो 50 से 60 के बीच में एक स्टूडेंट मेरे पास अवेलेबल है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। उसका रीज़न ये है, जब भी मैं ग्रुप डेटा बनाता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़े ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। जब भी मैं ग्रुप डेटा बनाता हूँ तो 0 to 10 का मतलब होता है उसमें 10 इंक्लूडेड नहीं है, 0 इंक्लूडेड है, यानी ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाली लिमिट है वो तो इंक्लूड होती है। तो 0 to 10 का मतलब हुआ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये नंबर्स अगर किसी स्टूडेंट के हैं तो वो 0 to 10 में लाई करेगा। अब 10 to 20 में कौन लाई करेगा, 10 to 20 में 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, यहाँ तक क्या डेटा लाई करेगा। और 20 to 30 में अगेन सेम चीज़, 20 से स्टार्ट होगा 29 तक जाएगा, 30 उसमें इंक्लूडेड नहीं होगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे एक स्टूडेंट है जिसके 50 नंबर आए हैं, तो 40 to 50 में आप देख सकते हैं कि कहाँ तक इंक्लूड होगा, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49। तो 50 वाला इस वाले ग्रुप में लाई नहीं करेगा। तो 50 वाले इस एक स्टूडेंट के लिए मुझे को एक ग्रुप और बनाना पड़ा, वो ग्रुप था 50 to 60। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप ग्रुप में, एक लोअर लिमिट होती है, एक अपर लिमिट होती है। ये लेफ्ट हैंड साइड वाली ये तो लोअर लिमिट है उस ग्रुप की, और ये राइट हैंड साइड वाली उस ग्रुप की अपर लिमिट है। तो जो अपर लिमिट होती है वो ग्रुप में इंक्लूडेड नहीं होती है। क्लियर है। तो अगर किसी स्टूडेंट्स के 30 मार्क्स आए हैं सपोज कीजिए, तो देखिए 20 to 30 और 30 to 40, तो कौन से उसमें लाई करेगा, वो 30 to 40 में लाई करेगा। क्यों, क्योंकि 0 to 20 का मतलब है 30 उसमें इंक्लूडेड नहीं है, बट 30 to 40 में 30 इंक्लूडेड है, तो वो 30 to 40 में लाई करेगा। तो इस चीज़ का आपको स्पेशल ध्यान रखना है। अब देखिए डेटा को अरेंज कैसे करें ग्रुप में। तो आप क्या कीजिए, जो भी डेटा लिखा हुआ है उसको मार्क करते चले जाइए और यहाँ पे एक लाइन बनाते चले जाइए। लेट्स सपोज 21 है, तो 21 को मैंने मार्क किया, और 21 इसमें आएगा तो एक लाइन मैंने इस तरह से बना दी। फिर 10 को मैंने मार्क किया, और 10 किस में आएगा, 10 भी इसमें आएगा, क्योंकि 0 to 10 में 10 नहीं आएगा, तो एक और लाइन बना दी मैंने। इस तरह से मैं इधर मार्क करता गया और इधर टैली मार्क्स बनाता गया, और फिर लास्ट में मैंने टैली मार्क्स को काउंट कर लिया और फिर नीचे इनका टोटल कर दिया। क्लियर है। तो इस तरह से मेरी ग्रुपिंग वाली टेबल भी कंप्लीट हो जाती है। ओके, अब इस ग्रुप डेटा में देखते हैं कुछ और टर्मिनोलॉजीज़। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या है, ये जो आपने ग्रुप्स बनाए हैं इन्हीं को मैं क्लास इंटरवल्स कहता हूँ। तो 0 to 10 एक क्लास इंटरवल, 10 to 20 दूसरी क्लास इंटरवल, 20 to 30 एक और क्लास इंटरवल, एंड सो ऑन। तो इनको अपन बोलते हैं क्लास इंटरवल्स।
अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्लास की मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्योंकि अगर ये क्लासेस हैं तो इसमें जो लोअर वाला पार्ट है वो क्लास की लोअर लिमिट है, और जो अपर वाला पार्ट है राइट हैंड साइड वाला वो क्लास की अपर लिमिट है। तो क्लास की अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी आ गई। अब क्लास साइज या फिर क्लास विड्थ। क्लास साइज क्या होती है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमेशा क्लास साइज होती है। तो जनरली जो भी आप ग्रुप्स या जो भी आप क्लासेस बनाते हैं, सभी क्लासेस की क्लास साइज हमेशा सेम होती है। क्लियर है? एटलीस्ट छोटी क्लासेस तक। तो जब डिफरेंट होंगी वो अपन हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए सभी क्लास की क्लास साइज क्या है? 10। क्योंकि अगर आप अपर क्लास लिमिट में से लोअर क्लास लिमिट सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 10 माइनस 0, 20 माइनस 10, 30 माइनस 20, तो आपको हर एक केस में 10 मिलेगा। तो ये हो गई मेरी क्लास साइज या फिर क्लास विड्थ। ओके, तो अभी अपन ने ग्रुप डेटा पढ़ा। क्लास 7 में या छोटी क्लासेस में अपन ने अनग्रुप डेटा पढ़ा था और उनके बार ग्राफ बनाए थे। तो जब ग्रुप डेटा होता है तो उसका बार ग्राफ भी थोड़ा सा अलग होता है। उसका बार ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। फिगर 5.1 देखिए। तो अब आप बोलेंगे कि सर इस बार ग्राफ में और हमारे वाले पुराने वाले में कुछ फ़र्क है? तो यस, डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? आप देखेंगे कि किसी भी बार के बीच में कोई स्पेस नहीं है। अगर आप पुराना कोई बार देखेंगे तो हर एक बार के बीच में एक स्पेस होता था। जैसे देखिए यहाँ पे डबल बार ग्राफ है तो यहाँ पे ये स्पेस है, ये स्पेस है। यहाँ पे सिंगल बार ग्राफ है तो देखिए ये स्पेस है, ये स्पेस है, ये स्पेस है। तो इस तरह से जो अपन ने छोटी क्लासेस में बार्स पढ़े हैं वहाँ पे बार्स के बीच में एक स्पेस होता था। बट जब ग्रुप डेटा होता है तो बार के बीच में अपन स्पेस नहीं बनाते। क्लियर है? और इस तरह से कुछ बार्स बनते हैं। अब उसी डेटा को देखिए यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है जो अपन ने टेबल बनाई थी। मेरे को ये रॉ डेटा दिया हुआ था। इस रॉ डेटा से मैंने मेरी ये टेबल कंप्लीट कर ली, यानी इस रॉ डेटा को मैंने ग्रुप डेटा में कन्वर्ट कर लिया। अब इस ग्रुप डेटा से मैं अपना बार बनाऊंगा और उस बार का एक स्पेशल नाम होता है। उस बार ग्राफ को अपन बोलते हैं हिस्टोग्राम। तो देखिए वही वाली टेबल को मैंने यहाँ पे रीड्रॉ कर दिया। बस वहाँ पे जो टेली मार्क वाला कॉलम था वो हटा दिया, क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट लिख दिया। अब इसका यूज़ करके देखिए मैंने यहाँ पे फिगर 5.1 में मेरा हिस्टोग्राम बनाया है। कैसे? देखिए 0 to 10, यानी 0 to 10 यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे ख़त्म हुआ। तो ये बार 0 से स्टार्ट होगा, 10 पे फिनिश हो जाएगा। और इसकी हाइट कितनी होगी? 2, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मेरी कितनी है? 2। तो इसको मैंने 2 तक कंप्लीट कर दिया। तो ये मेरा बार हो गया फर्स्ट। अब देखिए 10 to 20 नेक्स्ट बार बनेगा मेरा। तो बार मेरा 10 से स्टार्ट होगा, 20 पे फिनिश होगा। और हाइट कितनी होगी इसकी? 10, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इसकी 10 है। तो इस तरह से इसकी हाइट मैंने 10 तक बना दी। एंड इसी तरह से मैं आगे बनाता चला गया। तो मैंने किसी भी बार के बीच में कोई भी स्पेस नहीं डाला। तो इस बार ग्राफ को स्पेशल नाम दिया गया है हिस्टोग्राम। ठीक है, जो कि जनरली ग्रुप डेटा के लिए यूज़ होता है। तो ये ग्रुप डेटा एक नई चीज़ है आपके लिए, क्योंकि अभी तक जितने भी आपने छोटी क्लासेस में पढ़े थे कहीं पे भी ग्रुप डेटा नहीं था। तो एक रॉ डेटा को अपन ने सबसे पहले ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करना सीखा और फिर उससे उसका हिस्टोग्राम बनाना सीखा। देखिए यहाँ पे हिस्टोग्राम में कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ मेंशन है। जैसे हर एक बार की जो विड्थ होती है वो इक्वल होती है, और विड्थ इक्वल होती है मतलब क्लास साइज़ इक्वल है एक्चुअली में, क्योंकि अपन जो बार बनाते हैं वो क्लास साइज़ के अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो अगर क्लास साइज़ सेम होगी तो बार की विड्थ भी इक्वल होगी। और हाइट ऑफ द बार गिव्स द नंबर ऑफ डेटा आइटम्स इन पर्टिकुलर ग्रुप एंड इज़ द फ्रीक्वेंसी। तो जो बार की हाइट है वो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करती है। और ये किंक साइन, ये जिगजैग वाली जो लाइन होती है, ये डिसकंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट करती है। डिसकंटिन्यूटी कैसे? देखिए 20 to 25, 25 to 30, यहाँ पे हर एक में 5 का गैप है। बट ये अगर ज़ीरो है, ये अगर ज़ीरो है तो 0 to डायरेक्ट 20 पहुँच गए अपन। यहाँ पे 5 का गैप नहीं है, यहाँ पे 20 का गैप है। तो इस तरह से कोई जंप आता है स्टार्टिंग में, तो वहाँ पे अपन ये जिगजैग लाइन बना देते हैं ताकि अपन दिखा सके कि यहाँ पे जो अपना रिप्रेजेंटेशन है बार का, यहाँ पे एक डिसकंटिन्यूटी है या फिर एक जंप है नंबर्स में। क्लियर है? तो कभी भी ऐसा होता है तो आप ये क्विंक साइन या फिर ये जिगजैग लाइन यूज़ करेंगे। क्लियर है? ये देखिए यहाँ पे भी एक और हिस्टोग्राम को आपको एग्जांपल दे रखा है। देखिए 125 to 130, 5 का गैप है। 130 to 135, अगेन 5 का गैप है। बट 0 to 125 डायरेक्ट, तो इसलिए यहाँ पे ये जिगजैग लाइन बना दी कि यहाँ पे अपन ने एक जंप लिया है। जो बाकी जो गैप्स हैं वो एक सारे यूनिफॉर्म है, सारे क्लास साइज़ के अकॉर्डिंग है, बट ये वाला जो है एक बहुत बड़ा गैप है, तो यहाँ पे जिगजैग बना दिया। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 5.1। पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज़ ए हिस्टोग्राम टू शो द डेटा। तो हिस्टोग्राम अपन ने अभी अभी पढ़ा है। हिस्टोग्राम क्या होता है?
ऐसे बार ग्राफ्स जिनके बीच में स्पेस नहीं होता, या फिर ग्रुप्ड डेटा के लिए जो बार ग्राफ्स बनाए जाते हैं उसको अपन हिस्टोग्राम कहते हैं। तो फर्स्ट वाला देखिए, द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन ए पोस्टमैन्स बैग। एक पोस्टमैन का बैग है, उसमें अलग अलग एरिया के लिए लेटर्स हैं। लेट्स सपोज मालवीय नगर के लिए कुछ लेटर हैं, मयूर विहार के लिए कुछ लेटर हैं, त्रिलोकपुरी के लिए कुछ लेटर्स हैं। तो इन सबको अपन एक कंटिन्यूस ग्रुप के अंदर नहीं डाल सकते। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए अपने को पहले ग्रुप्स बनाने पड़ते हैं, और वो ग्रुप्स भी किस तरह से होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। तो यहाँ पे तो एरिया वाइज है, तो ये नॉर्मल बार ग्राफ बनेगा, ठीक है, हिस्टोग्राम नहीं बनेगा। सेकंड बी वाला पार्ट देखिए, हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन एन एथलेटिक मीट। तो एक एथलेटिक मीट है, उसमें कॉम्पिटिटर्स आए हैं, तो उनकी हाइट्स को अपन ग्रुप्स में डाल सकते हैं कंटिन्यूस। उसमें कैसे, देखिए, लेट्स सपोज 150 टू 160 सेंटीमीटर कितने एथलीट्स हैं वो काउंट कर लिए, फिर 160 सेंटीमीटर टू 170 सेंटीमीटर कितने एथलीट्स हैं वो काउंट कर लिए, लाइक दैट 170 टू 180, 180 टू 190। तो इस तरह से कंटिन्यूस आपके ग्रुप्स बन जाएंगे, और जब इसका बार ग्राफ बनाएंगे तो एक हिस्टोग्राम बनेगा। ओके, सी वाला देखिए, द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस बाय कंपनीज। तो एक कंपनी कितनी कैसेट्स प्रोड्यूस करती है, क्लियर है। तो एक ही कंपनी है, कितने कैसेट्स प्रोड्यूस करती है, तो इसका तो बार ग्राफ भी आप क्या बनाओगे, एक कंपनी है और XYZ जितने भी नंबर, जैसे लेट्स सपोज 1000 कैसेट्स प्रोड्यूस करती है, तो कोई ऐसा हिस्टोग्राम नहीं बनेगा। हिस्टोग्राम के लिए आपको बार्स चाहिए जो कि कंटिन्यूस हो और उनके बीच में कोई स्पेस ना हो। तो यहाँ पे तो एक ही कंपनी का डेटा दे रखा है। अब फोर्थ वाला पार्ट देखिए, द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM टू 7 PM एट ए स्टेशन। इसका अपन बना सकते हैं हिस्टोग्राम कैसे, लेट्स सपोज कि 7 AM टू 8 AM कितने लोगों ने बोर्ड किया, फिर 8 AM टू 9 AM कितने लोगों ने बोर्ड किया, फिर 9 AM टू 10 AM कितने लोगों ने बोर्ड किया ट्रेन में। सो उस तरह से अपन एक कंटिन्यूस डेटा बना सकते हैं और फिर उसका हिस्टोग्राम भी बना सकते हैं, क्लियर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 विथ रीजंस। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, द शॉपर्स हु केम टू ए डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्क्ड एज मैन, वुमेन, बॉय और गर्ल। द फॉलोइंग लिस्ट गिव्स द शॉपर हु केम ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर इन द मॉर्निंग। तो उसने इस तरह से डेटा प्रिपेयर किया। अपने को क्या करना है, मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टेलीमार्क्स एंड देन ड्रॉ ए बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट इट। तो लेट्स सी, देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ पे रॉ डेटा दिया होता है और उसको आपको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, तो उसकी बेस्ट अप्रोच क्या होती है, देखिए, यहाँ पे मैंने फर्स्ट पिक किया, मैंने W को पिक किया, तो इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया या फिर एक डॉट बना दिया, और जैसे मैंने W को पिक किया मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, फिर नेक्स्ट पिक किया W, एक और लाइन ड्रॉ कर दी, फिर नेक्स्ट W पिक किया, एक और लाइन ड्रॉ कर दी, फिर G आया, डॉट बना दिया और यहाँ पे एक G पे लाइन ड्रॉ कर दी, फिर B आया तो B पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, फिर अगेन W आया तो W पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, फिर अगेन W आया तो इस तरह से इसको काट दिया, ये बंडल बन गया 5 का। अब नेक्स्ट M आया तो एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी, फिर G आया, डॉट बना दिया, यहाँ पे ड्रॉ कर दी, फिर अगेन G आया, एक और लाइन ड्रॉ कर दी, फिर M आया, एक और लाइन ड्रॉ कर दी। तो इस तरह से मैं डॉट बनाता चला गया और ये पूरा डेटा को मैंने अपने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। और ये डॉट बनाने का रीज़न क्या है, इससे कोई भी चीज़ मिस होने के चांसेस ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि जब आप बाई चांस अगर भूल भी जाएँ कि आप कहाँ तक कर चुके हैं, तो आप देख सकते हैं अरे यहाँ पे डॉट बना हुआ है, दैट मीन्स मैं ये कर चुका हूँ, मुझे नेक्स्ट वाला पिक करना है, क्लियर है। अब इतनी देर जैसे मैंने आपसे बात की, अब मैं भूल गया कि मैं कहाँ तक कर चुका था, बट मैंने क्योंकि डॉट बना रखा है तो मुझे मालूम है अब नेक्स्ट ये वाला M पिक करूँगा और एक लाइन यहाँ पर खींचूँगा, फिर W के लिए एक, इस तरह से मैं ये पूरे का एक टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँगा। और फिर यहाँ पे टेली मार्क में जितने भी ये मार्क्स हैं उनको काउंट करके मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख दूँगा, ठीक है। लेट्स सपोज ये अगर कंप्लीट हो गया होता तो ये 5 है और ये 1, यानी टोटल कितने हो गए 6, ये कितने हैं 3, ये कितना है 1, ये कितने हैं 3। इस तरह से मैं अपनी टेबल कंप्लीट करूँगा। बट क्योंकि ये डेटा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो ये वैल्यूज़ करेक्ट वैल्यूज़ नहीं है, तो आपको इस तरह से पूरा डेटा कंप्लीट करना है यहाँ तक, एंड पॉइंट तक, और फिर उसको टेबुलर फॉर्म में या फिर टेलीमार्क के थ्रू फ्रीक्वेंसी उनकी आइडेंटिफाई करनी है। तो मेथड आपको समझ में आ गया। अब अपन डायरेक्टली एक टेलीमार्क टेबल यूज़ कर लेते हैं इसके लिए। तो देखिए, अगर आपकी टेबल कंप्लीट होगी तो कुछ इस तरह से दिखाई देगी, ठीक है। यहाँ पे ये शॉपर्स वाला कॉलम हो गया, ये टेलीमार्क वाला कॉलम हो गया, और इन टेलीमार्क्स को काउंट किया और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख दी। ये 5 का बंडल, ये 5 का बंडल, 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20, 20 + 5 25, 25 + 3 28, तो यहाँ पे 28 आ गया। इस तरह से मैंने सबके लिए अपनी ये टेलीमार्क टेबल कंप्लीट कर ली।
अब इसका मैं बार ग्राफ बना दूंगा। तो नीचे बार ग्राफ देखिए इसका, एक्स एक्सेस पे तो मैंने शॉपर्स को रिप्रेजेंट कर दिया कि वो मैन है कि वुमेन है कि गर्ल है कि बॉय है। तो यहाँ पे वुमेन है, ये मैन है, ये बॉय है, ये गर्ल है। अब क्योंकि ये कंटिन्यूस डेटा नहीं है तो अलग अलग बार ग्राफ बनेंगे और सब बार्स के बीच में एक गैप आएगा, ठीक है, क्योंकि ये ग्रुप डेटा नहीं है। और वाई एक्सेस पे मैंने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, मैंने जो मेरा टेलीमार्क फ्रीक्वेंसी है उसके अकॉर्डिंग मैंने अपनी स्केल की साइज़ ली है। तो देखिए मेरा मिनिमम डेटा 5 है, मैक्सिमम डेटा 28 है। तो 5 से 28 के बीच में मुझे डेटा को रिप्रेजेंट करना है, तो मैंने 5 का स्केल लिया। क्लियर है? तो 0 to 5, देन 5 to 10, 10 to 15, इस तरह से अप टू 30, और फिर ये जो बार्स हैं वो बार्स बना दिए मैंने। अब यहाँ पे इस वाले बार ग्राफ में स्केल मेंशन नहीं है, तो आप स्केल मेंशन करेंगे। तो आप इस तरह से स्केल मेंशन करेंगे, स्केल ऑन वाई एक्सेस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5%, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है और ये 5% को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1 सेंटीमीटर है, ये 5% को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड सो ऑन। तो ये स्केल मेंशन करना मत भूलिएगा। क्लियर है? ओके, अब पे करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आपको वीकली वेजेस दे रखे हैं 30 वर्कर्स के, और ये डेटा है उनका। अब इस डेटा को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, टेलीमार्क टेबल में, टेलीमार्क फ्रीक्वेंसी टेबल में। और इंटरवल्स आपको ऑलरेडी मेंशन कर दी कि आपको यही इंटरवल्स लेनी है। तो सबसे पहले कॉलम आएगा क्लास इंटरवल्स, जहाँ पे आप लेंगे 800, 810, 810, 820, 820, 830, यानी 10 के डिफरेंस पे, एंड सो ऑन। तो 890 से 900 ये मेरी क्लास की लास्ट इंटरवल रहेगी। उसका रीज़न क्या है, देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा डेटा कौन सा है, 890 मुझे सबसे बड़ा दिख रहा है। एक 890 ये है, एक 890 ये है, एक 890 ये है, और एक 898 है। तो सबसे बड़ा हो गया 898। क्लियर है? तो 890 से 900 के बीच में ये 4 मेरे पास डेटा अवेलेबल हैं, जिसमें 898 सबसे बड़ा है। मुझे लगा था 890 सबसे बड़ा है, बट उसके बाद मुझे 898 भी मिल गया। अब देखिए ये 4 डेटा हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे 4 लाइन्स हैं और फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी है, 4। और 890 इस वाली कॉलम में ही या फिर इस वाली क्लास इंटरवल में ही लाई करेगा, इस वाले में लाई नहीं करेगा। अपन ने स्टार्टिंग में ही जब एग्जांपल्स कर रहे थे तब अपन ने ये डिस्कस किया था 880 टू 890, इसका मतलब है 890 उसमें इंक्लूडेड नहीं है। जो अपर क्लास लिमिट होती है वो इंक्लूडेड नहीं होती। तो 890 यहाँ पे लोअर क्लास लिमिट है, तो 890 यहाँ पे इंक्लूड होगा। क्लियर है? तो इस तरह से मैं अपनी फ्रीक्वेंसी टेबल कंप्लीट करूँगा, और कंप्लीट करने का तरीका वही जो अपन ने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। कैसे करेंगे, देखिए 830 यहाँ पे डॉट बनाया, और 830 कहाँ पे आएगा, इसमें आएगा, तो इसके आगे एक लाइन बना ली। फिर 835 भी यहीं पे आएगा, तो डॉट किया और एक लाइन इधर बना ली। फिर 890 यहाँ पे आएगा, डॉट किया और एक लाइन यहाँ पे बना ली। इस तरह से लास्ट तक करते गए और 840 तक पहुँच गए, तो आपको ये पूरा डेटा मिल जाएगा। अब इस डेटा से उसकी अगेंस्ट उसकी फ्रीक्वेंसी लिख दी। क्लियर है? तो इस तरह से मेरी फ्रीक्वेंसी टेबल कंप्लीट हो जाती है। तो थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती, बस आपको कंसंट्रेशन से और ध्यान से करना होता है कि कहीं बाय मिस्टेक कुछ छूट ना जाए, या फिर कोई डबल काउंट ना हो जाए, या फिर एडिशन में या कुछ मिस्टेक ना हो जाए। और लास्ट में आप क्या करेंगे, इन सब का टोटल करेंगे, और इन सब का टोटल अगर 30 आ रहा है दैट मीन्स आपका पूरा सही है, क्योंकि टोटल डेटा कितने वर्कर्स का है, 30 वर्कर्स का। तो इन सब का सम किया, वो मुझे 30 मिल रहा है। ओके, अब पे करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, ड्रॉ ए हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी टेबल मेड फॉर द डेटा इन क्वेश्चन नंबर 3 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो अपन ने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई थी उसको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जूम आउट करके यहाँ पे शो कर रखा है, ताकि अपन इस टेबल से अपना हिस्टोग्राम क्रिएट कर सकें। ठीक है? तो टेबल और दोनों आपके सामने रहेंगे, तो आप लिंक थोड़ा सा ईजिली कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे जो डेटा स्टार्ट हो रहा है वो 800 से स्टार्ट हो रहा है। ये जो पॉइंट होता है ये हमेशा ओरिजिन होता है, यानी हमेशा 0 को रिप्रेजेंट करता है। तो 0 के बाद डायरेक्ट 800 आया है। जब भी 0 के बाद डायरेक्ट 800 आता है तो इस तरह से ट्विंक का साइन या फिर जिगजैग वाला साइन बनाया जाता है। अब उसके बाद 800, 810, तो 800, 810 तक मुझे फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 है। तो इस बार ग्राफ की हाइट देखिए मैंने कितनी रखी है, 3। फिर 810, 820, यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी 2 है, तो इसकी बार की हाइट मैंने 2 रखी है, और इन दोनों बार के बीच में कोई भी गैप नहीं है, इसलिए अपन इसको कहते हैं हिस्टोग्राम। तो इस तरह से मैंने अपना पूरा ये बार ग्राफ या फिर हिस्टोग्राम कंप्लीट किया। तो 900 पे आप देखेंगे 890 एंड 900 फ्रीक्वेंसी है 4, तो अगर आप यहाँ पे इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको 4 मिलेगा।
तो उस तरह से आप बार की हाइट डिसाइड करते हैं। और वाई एक्सेस पे नंबर ऑफ वर्कर्स और एक्स एक्सेस पे वीकली वेजेस, ये आप मेंशन करेंगे कि एक्स एक्सेस पे आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वाई एक्सेस पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आता है स्केल। स्केल भी यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो स्केल ऑन वाई एक्सेस क्या रहेगा, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 पर्सन। ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, 1 पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर 1 वर्कर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 पर्सन की जगह 1 वर्कर भी कर सकते हैं आप। तो स्केल लिखना भी इम्पॉर्टेंट है, वरना आपके मार्क्स कट सकते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए। एक्स एक्सेस पे क्या है वो मेंशन करना ज़रूरी है, वाई एक्सेस पे क्या है वो मेंशन करना ज़रूरी है। इक्विंग का साइन, अगर डिसकंटिन्यूटी है डेटा में तो इक्विंग का साइन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और स्केल वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्लियर है? तो इन सब कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ये चैप्टर और इस टाइप के क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट नहीं है बिल्कुल भी। ओके, इसके अलावा अब क्योंकि हिस्टोग्राम और टेबल बन चुकी है तो ये कुछ क्वेश्चंस पूछें जिनका आंसर करना बहुत ईजी है। तो देखिए, विच ग्रुप हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स। तो अब देखिए, डेटा को अगर मैंने बार में रिप्रेजेंट नहीं किया होता तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता और थोड़ा सा स्लो होता कंपेयर टू दिस। यहाँ पे तो देखते ही मालूम चल रहा है ये वाला, यानी 830 टू 840 यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स मैक्सिमम है। तो इसलिए डेटा को अलग अलग फॉर्म्स पे रिप्रेजेंट किया जाता है ताकि उनका एनालिसिस थोड़ा सा फास्ट और एक्यूरेट हो सके। तो इस वाले का आंसर हो गया अपना 830 टू 840। इस वाले क्लास इंटरवल में मैक्सिमम ऑफ वर्कर्स की सैलरी है या वेजेस है वीकली। अब सेकंड पार्ट में देखिए, हाउ मैनी वर्कर्स अर्न 850 एंड मोर। 850 और उससे ज़्यादा कितने वर्कर्स अर्न करते हैं। देखिए 850 का मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा और इसके नीचे तक जो भी है वो सब 850 है, उससे ज़्यादा अर्न करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यानी ये जो नंबर्स हैं इन नंबर्स का मुझे टोटल करना है। तो देखिए 1 + 3 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 4 10। तो इसका आंसर हो गया मेरा 10। अब थर्ड पार्ट देखिए, हाउ मैनी वर्कर्स अर्न लेस देन 850। तो 850 से लेस कितने वर्कर्स हैं। तो 850 से लेस के लिए आप देखिए, ये जो ऊपर वाला सारा पोर्शन है ये 850 से लेस का है। तो ये जो ऊपर वाले जो नंबर्स हैं इन सबको मुझे ऐड करना है, क्योंकि इस वाले इंटरवल में 850 इंक्लूडेड नहीं है, 849 तक ही इंक्लूडेड है। तो इस वाली क्लास इंटरवल में जो भी होंगे वो सब 850 से बिलो ही होंगे, और उसके नीचे वाले तो बाय डिफ़ॉल्ट 850 से बिलो हैं। तो इन सबको ऐड कीजिए। देखिए 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 + 9 15, 15 + 5 20। तो इस वाले का आंसर हो गया 20। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, द नंबर ऑफ आवर्स फॉर विच स्टूडेंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास वॉच टेलीविजन ड्यूरिंग हॉलीडेज इज शोन थ्रू द गिवन ग्राफ। तो अभी अपन ने पहले क्वेश्चन किए थे, डेटा था, डेटा से अपन ने टेबल बनाई, टेबल से अपन ने ग्राफ बनाया। यहाँ पे आपको डायरेक्ट ग्राफ दिया हुआ है और उसके ऊपर बेस क्वेश्चन है, तो ग्राफ को यूज़ करके आपको उनके आंसर्स करने हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट, हाउ मैनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच टीवी। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं 32। तो 4 to 5 आवर्स जो टीवी देखते थे वो स्टूडेंट्स मैक्सिमम थे। क्लियर है? तो आंसर अपना इसका क्या होगा, 4 to 5 आवर्स, यानी मैक्सिमम स्टूडेंट्स 4 to 5 आवर्स टीवी देखते हैं। और कितने हैं वो हैं 32 स्टूडेंट्स। सेकंड पार्ट में पूछा है, हाउ मैनी स्टूडेंट वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 आवर्स। तो लेस देन 4 आवर्स में देखिए, ये जो तीनों हैं ये तीनों लेस देन 4 आवर्स के हैं, तो इनका सम कर लीजिए। 22 + 8 30, 30 + 4 34। तो इसका आंसर हो गया 34। अब थर्ड वाले पार्ट में पूछा है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स स्पेंड मोर देन 5 आवर्स इन वॉचिंग टीवी। कितने स्टूडेंट हैं जो 5 घंटे से भी ज़्यादा टीवी देखते हैं। तो देखिए इन दो का सम कर लीजिए, क्योंकि देखिए 5 to 6, 6 to 7, तो 8 + 6 कितना हो जाएगा 14। तो ऐसे 14 स्टूडेंट्स हैं जो 5 घंटे से भी ज़्यादा टीवी देखते हैं। क्लियर है? तो देखिए ग्राफ के थ्रू क्वेश्चंस को आंसर करना कितना इजी एंड कितना फास्ट रहा। तो इसलिए डेटा को अलग अलग फॉर्म्स में रिप्रेजेंट किया जाता है ताकि उनका एनालिसिस थोड़ा सा इजी एंड फास्ट हो सके। From your mentoring, make a difference. Hereby, students can contact us for group and individual mentoring session. Our location is mentioned in video description. Others can contact us for online classes, online doubt clearing sessions, and for other online videos which are not publicly available on YouTube. Thank you.